जी चलिए, उम्मीद है अब आपको आवाज और बोर्ड दोनों ठीक ठाक दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है आवाज और बोर्ड। ओके, गुड, शाबाश। तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार अपने कर लिए थे, यानी कि हमारा जो भाग 3 है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाग 4 की। ठीक है, और भाग 4 में मैंने आपको लिखवाया था राज्य के नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, यानी कि किस देश से लिए हैं? बिल्कुल, हम लिए हैं कहाँ से? आयरलैंड से लिए हैं, शाबाश। आयरलैंड से लिए हैं, शाबाश। और ये जो भाग 4 में जितने भी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपके आते हैं 36 से लेके 51 तक, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेके और 51 तक जो भी आर्टिकल है वो सारे किसमें हैं? आपके राज्य के नीति निर्देशक। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का इनका काम राज्य के कल्याणकारी, कल्याणकारी यानी कि विकास के लिए, राज्य के कल्याणकारी, राज्य के कल्याणकारी में मदद करना, यानी कि राज्य का विकास या राज्य की जो व्यवस्था है वो कैसे बनी रहे, वो सारी चीजें किस में लिखी हुई हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखी गई है। ठीक है, इसमें आर्टिकल कौन कौन सा आता है, मतलब 36, 37, 38, 39 में क्या क्या लिखा है, वो इतनी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं लिखवा सकता हूँ, लेकिन लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आता भी नहीं है। ठीक है ना, जो मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग जब बात करेंगे तो वो हम लोग बात करने वाले हैं किसमें? आपका मौलिक कर्तव्य में। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर एक आर्टिकल लिख लीजिएगा, जो है आर्टिकल 44, जिसे आप लोग आजकल बहुत सुनते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनते हैं आप लोग? ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं समान नागरिकता या समान नागरिक संहिता। सुनते हैं आप लोग? आपने सुना है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? इसी पर आजकल बहस हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में बहुत से मजहब को मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, इस तरह से अगर आपको नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि आपको अब एक जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। भाई यूनिफॉर्म का मतलब तो यही होता है, आप स्कूल में जाते हैं या किसी डॉक्टर में जाते हैं या कह सकते हैं वकालत में जाते हैं, तो वहां आपकी एक ड्रेस तय है। तो यानी कि जितने भी दुनिया में आदमी हैं या औरत हैं या बच्चे हैं, सबको एक जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। यही मतलब होता है ना यूनिफॉर्म का। तो बताइए कितना अच्छा लगेगा ना कि एक ही कलर के पूरे हिंदुस्तान में फूल ही फूल होंगे, काले, पीले, नीले, सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे। तो अच्छा लगता है ना, सारी चीजें एक जैसी होती हैं। आप कहेंगे नहीं सर, गुलदस्ते में फूल अलग अलग अच्छे लगते हैं, लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, पिंक। हाँ, तो ये कानून लाने की प्रक्रिया में है।
यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं समान नागरिकता संहिता, समान नागरिक संहिता। इसे आप दो तरीके से मान सकते हैं। आर्टिकल 44, इसमें दो तरह के कानून हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये दोनों कानून खत्म हो जाएंगे। जैसा हम बात करें हिंदू मजहब में, हिंदू मजहब का अपना अलग कानून है और मुस्लिम का अपना अलग कानून है, जिसे आप लोग जानते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। नाम सुना होगा आप लोगों ने। भाई हिंदू मजहब में शादियां अलग तरीके से होती हैं और मुस्लिम समुदाय में है अलग तरीके से होती हैं। मुस्लिम का अपना एक अलग कानून है और हिंदू मजहब का एक अपना अलग कानून है। लेकिन अगर ये वाला आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो फिर जो कानून हिंदुओं के लिए है वही कानून मुस्लिम के लिए होगा। जैसे मुस्लिम लोग कहता है कि एक शख्स 4 बीवी रख सकता है, ठीक है, जबकि हिंदू मजहब कहता है कि एक ही शादी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो दोनों अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मजहबों में अपनाए जाते हैं। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अगर वो लागू हो जाए, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन अगर जब भी कोई बहस होगी या जब भी कोई कानून बनाने की बात होगी तो ऐसा आशंका है, ऐसी बात है कि इसी को लाया जाएगा। ठीक है ना। अगर हिंदू मजहब में 2 बच्चे हैं तो मुस्लिम को भी 2 ही करने होंगे। ये एक तरीके से क्या है, कानून है। हाँ मुश्किल है, लेकिन सरकार कुछ भी कर सकती है, उसके हाथ में पावर है। यहाँ पर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबसे पहले किस राज्य ने, अभी सेंट्रल वालों ने नहीं बनाया है, यानी कि केंद्र सरकार ने नहीं बनाया है, लेकिन राज्य सरकार इसे बनाना शुरू कर चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम आया है गोवा का। गोवा ने इसे अप्लाई कर दिया है, जिसे हम लोग कहते हैं यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी तक सिर्फ गोवा ने इसे एक्सेप्ट किया। ठीक है ना। और ये ऐसे भी कहता है कि मान के चलिए आपकी एक शादी हो गई है और आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं बच्चे के लिए। इस तरह से इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है। इसको जो हमारे यहाँ के माहिरीन हैं, जो एडवोकेट हैं, वो इस पे क्या कर रहे हैं, अभी बातचीत और इस पर तफसील कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कोई मानना नहीं है या सरकार का कोई मन नहीं है इस कानून को लाने का, क्योंकि पता है उससे लाने से उसे नुकसान होगा। ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल और है 45। हालांकि ये इंपॉर्टेंट था जब तक ये यहां पर था, यानी कि 45 में। अब यहां से इसे कहाँ कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। और वो था आपका 6 से 14 वर्ष के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है। अब मुझे ये बताइए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल जो है वो बनाया गया है। पहले ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, यानी कि पहले ये राज्य के अंडर में आता था। अब इसे केंद्र सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, यानी कि संशोधन करके 86वां संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके तहत अब ये आर्टिकल कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया है आपका जो आपको बताना है। बिल्कुल एक्सीलेंट सुमाइला, 21A में। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। मेहनत कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हुआ, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 से 14 वर्ष पहले किस में था, तो आर्टिकल 45 में था। ठीक है। ये हो गया आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4। इसके बाद आता है भाग 4A। भाग 4A जिसमें हमने क्या पढ़ना था आज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो मैंने आपको कल कहा था कि हम जब कल की क्लास में करेंगे तो मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। सर संशोधन कौन सा हुआ बेटा, 86, 86 संशोधन 2002। हाँ, जो 21 में चला गया। बिल्कुल।
ठीक है, चलिए अब हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 के 1 में है। और मौलिक जितने भी सारे कर्तव्य हैं ये जो हैं हमारे किस में है, आर्टिकल 51A में। ठीक है, क्योंकि 51 तक तो हमारे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। लेकिन आर्टिकल 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। ठीक है, पहले कितने थे, 10। ध्यान रखना, पहले 10 थे। लेकिन यही वाला जो मैंने आपको बताया 86वां संशोधन 2002, इसके तहत इसमें एक और जोड़ दिया गया और 10 की जगह कितने हो गए, 11। और वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की तादाद कितनी है, 11 है। समझ में आ गया आपको बेटा? ये सारी चीजें आपको समझ में आई, भाग ए, कर्तव्य, आर्टिकल, संशोधन, पहले कितने अब कितने। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बना तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को जो हमारे पहले 10 थे उनको भी क्या किया गया था, संशोधन करके जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था और किस कमेटी के आधार पर जोड़ा गया था, तो वो लिख लीजिएगा। तो वो था 42वां संशोधन। और 42वां संशोधन कब हुआ, 1946 में। 1946 में तभी तो ये आर्टिकल हमने 51A और भाग 4A लिया, क्योंकि भाई 4 तो हम लोग पहले ही बना चुके थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अब 5वां भी बन चुका था, तो बीच में क्या है, तो इसीलिए इसे जोड़ा गया 4A और 51A। और इसे किस कमेटी ने या कह सकते हैं किस समिति ने बनाया या किसके कहने पर जोड़ा गया, तो लिख लेना, सुवर्ण सिंह की कमेटी पर। सुवर्ण सिंह की कमेटी पर या समिति पर, स्वर्ण सिंह की कमेटी पर या स्वर्ण सिंह की समिति पर। 10 तो ये हो गए। अब जो 11वां जोड़ा गया वो जोड़ा गया 86वें, जो कब हुआ, 2002 में। अगर पूछा जाए तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब ये जो जितने भी हमारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11 के 11, उसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहला आप लोग लिख लीजिएगा, ये 11 के 11 आर्टिकल 51A में है। ठीक है ना, सारी बातें आर्टिकल 51A में लिखी गई है, पॉइंट बना बना के। पहली बात लिखी गई है, हमें संविधान का पालन करना है। संविधान का हमें पालन करना है। इसके बाद हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज। और उसके साथ साथ हमें राष्ट्रीय गान का भी हमें सम्मान करना है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का भी हमें क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं राष्ट्रीय जो ध्वज है वो हमारा क्या है, तिरंगा है। ठीक है, तिरंगा है, ऊपर केसरी रंग है, बीच में सफेद और नीचे लाल। इसके कलर के भी मायने हैं। क्या आपको पता है कलर के क्या क्या मायने हैं इसमें? जैसे ऊपर केसरी आता है, बीच में सफेद आता है, सफेद के साथ इसमें जो चक्र है वो नीला है। ठीक है, इसके नीचे फिर क्या है, हरा है। पता है आप लोगों को या मैं बताऊं, या रिवीजन करवा दूं एक बार? चलिए एक बार रिवीजन ही कर लीजिए, ताकि आप लोग, जो केसरी रंग है वो दिखाता है बलिदान को, बलिदान को। और ये जो सफेद है वो हम किसके लिए, शांति के लिए। और ये जो नीला है ये प्रगति के लिए। और इसके अलावा जो हरा है
वो किसके लिए है? समृद्धि के लिए। और जो हमारा फ्लैग है उसका जो रेशो होता है वो 3:2 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। 3:2 होता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। सिद्धांतों का पालन करना। ठीक। इसके बाद तीसरा आता है आपका भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। भारत की संप्रभुता और अखंडता। संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। भारत की संप्रभुता और अखंडता। संप्रभुता मतलब यहाँ के जितनी भी चीजें हैं और जहां तक हमारी सीमा है वहां तक रक्षा करना क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद पॉइंट 4, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना। देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना। इसके बाद 5वां लिख लीजिएगा, भाईचारे की भावना उत्पन्न करना या बनाए रखना। यानी कि भाईचारा बना के रखना। ये 5वां है। चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से जो है उसका ताल्लुक हो, इस तरह से किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं रखना। इसके बाद देश की संस्कृति को बढ़ावा देना। देश की संस्कृति को बढ़ावा देना। देश की संस्कृति को बढ़ावा देना व उसका संरक्षण करना। संरक्षण मतलब उसको बचा के रखना। इसके बाद नेक्स्ट है 7वां, पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण के लिख लें या प्राकृतिक की रक्षा करना। ठीक है। पर्यावरण या प्राकृतिक की रक्षा करना। पर्यावरण या प्राकृतिक की रक्षा करना। इसके बाद 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना यानी कि वैज्ञानिक की तरह सोचना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना या सोच रखना। इसके बाद 9, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। ठीक। और इसके बाद 10वां लिख लीजिएगा। 10वां लिख लीजिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। जीवन में आगे बढ़ने का
प्रयास करते रहना है, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। जैसे आपने आज देखा भी होगा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे सब जगह आज इसी की चर्चा हो रही है, आगे बढ़ना, अपने ख्वाब को मुकम्मल करना। ठीक है। हाँ बेटा, देख लीजिए यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको मिल जाएगा, इंस्टा पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका 11वां और लास्ट। बेटा जो आप फीस पेमेंट करते हैं ना, ऊपर नाम लिखा हुआ आता है, वो मेरा ही नाम है। ठीक है। जब आप फीस पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर नाम मेंशन आता है ना, तो वही नाम है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य वही है, राज हर एक अभिभावक की ये जिम्मेदारी है कि जो 6 से 14 साल का बच्चा है उसको प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, ये थोड़ी है, वो तो गैंग ऑफ वासेपुर में था बेटा। ठीक है। चलिए, पता चल जाएगा अब आपको। ठीक है। हाँ, चलिए। तो ये आपका 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ये भी मौलिक कर्तव्य में आते हैं अभिभावक के। ठीक है, माता पिता के, कि वह अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल जरूर भेजें। ठीक है। और ये यही वाला जो है वो बाद में जोड़ा गया। हालांकि मौलिक अधिकार भी है और ये मौलिक कर्तव्य भी है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है ना। और आपको ये भी मैं बता दूं, जो हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं उसे हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। ठीक, रूस से लिया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कह दे या मूल कर्तव्य कह दे, इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज और एक होता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हुई। और कल के लिए आपके लिए एक छोटा सा नोटिस है। ठीक है भाई। जो कल आपकी क्लास होगी वो सुबह में होगी 8:30 बजे से। ये जो पॉलिटी की क्लास है वो आपकी कल सुबह 8:30 बजे होगी, इस वक्त नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसलिए आप, अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुंचे तो 8:30 बजे आप लोग लाइव हो जाइएगा, जिसमें हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, या तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे या फिर हम संसद पढ़ेंगे। इससे ज्यादा आर्टिकल आपको याद नहीं करने, बाकी बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 370 हुआ, 108 हुआ, 280 है, 166 है, 290 है, ये जो कुछ अहम अहम आर्टिकल है वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा साथ के साथ। बेटा मौलिक अधिकार का आप, अगर मौलिक अधिकार आपका हक है, आपको हर हाल में लेने हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य पे आपका हक नहीं है। मतलब आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है मौलिक कर्तव्य में, लेकिन मौलिक अधिकार में आपके हैं ही हैं। मान के चलिए आप जिस मजहब को या जिस धर्म को मानती हैं, आपसे कहा जाए कि आप उसे जबरदस्ती बदल लिए, तो क्या आप बदल देंगी? नहीं, क्योंकि वो आपका मौलिक अधिकार है, वो आपको संविधान देता है। हाँ, मूल अलग होता है, मौलिक अलग है, वो कर्तव्य की बात है। अगर आपसे मूल अधिकार बोला जाए तब भी मौलिक अधिकार ही होंगे।
बस वो शब्दों का खेल है, बात एक ही होती है। ठीक है, आप इसे इस तरह से याद रखिए, जो पीछे वाले से में अधिकार, ठीक है, और एक होता है कर्तव्य। ये वाले मूल भी हो सकते हैं और मौलिक भी हो सकते हैं, इसके आगे कुछ भी लगा दे। ठीक उसी तरह से ये वाला, ये भी मूल हो सकते हैं, ये भी मौलिक कर्तव्य हो सकते हैं। अधिकार आपके 6 हैं और कर्तव्य आपके 11 हैं। ठीक, मान के चलिए अब आप जो है वो एग्जाम देना चाहती हैं, लेकिन अगर सरकार आपको इस वजह से रोक दे कि आप जो है वो इस्लाम को मानती हैं, तो ये आपका मौलिक अधिकार है, आप इसके लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं कि मेरा जो है वो धर्म की जो स्वतंत्रता है उसका हनन किया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे अभी आपने देखा होगा कर्नाटका में हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी थोड़ी सी, तो वो मौलिक अधिकार है कि लड़कियों को आजादी है अपना धर्म मानने की। हालांकि आजकल लड़कियां अपना, लड़कियां भी नहीं, लड़के भी जो है वो ये अपने मजहब को फॉलो नहीं करते, इसलिए इन पर जो है वो सारी इतनी आफतें आती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो। आप इंस्टाग्राम देख लें उठा के, या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लें, बस सब जगह वही चल रहा है, जबकि दुनिया में आने का मकसद कुछ और था और लोगों ने कुछ और बना लिया। बाकी आप लोग अच्छी तालीम हासिल कीजिए, अच्छे मुकाम पे जाइए, आप लोग जो भी आपने ख्वाब देखा है वो मुकम्मल जरूर हो, जैसा हमारा ख्वाब मुकम्मल हुआ है। और उसी टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, चौक एंड डस्टर अकेडमी पर अवेलेबल है। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आपको हमारा नंबर मालूम ही है, ये हमारा नंबर है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल सुबह 8:30 बजे।